आज मैं आपसे हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं इसके क्रमिक विकास के संबंध में बात करना चाहूँगा। यह एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम यदि हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत आती है। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश के विविध रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं जैसे तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल में। ये सभी भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। क्लासरूम में टीचिंग के दौरान प्रायः विद्यार्थियों का यह प्रश्न होता है कि आप पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में, उत्तर भारत में बोली जाने वाले भाषाओं के बारे में आप चर्चा करते हैं, किंतु दक्षिण की जो भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इनकी चर्चा नहीं करते। तो वहाँ पे आप उनका विद्यार्थियों का शंका समाधान कर सकते हैं कि ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, इसलिए इसकी चर्चा की जा सकती है लेकिन पृथक से। अब भाषा की बात हम जब करें तो भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है, यह रुकना नहीं जानती, इसका अविच्छिन्न प्रवाह होता है। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़ करके आगे निकल जाती है, और यही भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रकृति भी है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा की पूर्वोक्त गत्यात्मकता और समयानुकूल बदलते रहने की स्वाभाविक प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जाती है। हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को 3 भागों में सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है। हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास को समझने के लिए हमें इस चार्ट पर ध्यान देना होगा। हमारी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। तो जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बोली जाती थी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 रूप इसके प्रचलित थे। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश मानी गई है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का काल था। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। इसके बाद प्राकृत का काल आया, जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय था, और प्राकृत
जन सामान्य की भाषा थी। इसके बाद प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, जो कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का माना गया। अपभ्रंश को लोक भाषा भी माना गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल हिंदी 1000 ईस्वी के बाद से लेकर के अब तक का समय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल माना जाता है। और वस्तुतः हिंदी के जो विभिन्न रूप हैं उनका विकास 1000 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, तो हमें ये जान लेना, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अपभ्रंश और उससे निकलने वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें। इसमें एक ओर अपभ्रंश की बोलियां लिखी हुई हैं और दूसरी ओर उनसे निकलने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पहली जो अपभ्रंश की बोली थी वो थी शौरसेनी, और शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गुजराती, इनके अतिरिक्त पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां ब्रज है, बांगरू है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। इसके बाद अपभ्रंश का एक दूसरा रूप था पैशाची या केकयटक। अपभ्रंश की इन बोलियों से लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। इसी तरीके से ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ। खस से पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली भाषा का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की जितनी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनका विकास हुआ। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगाली, उड़िया, असमिया इत्यादि भाषाओं का विकास हुआ। अब हमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल पर थोड़ा गौर करना चाहिए। इसका समय 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक था और वैदिक एवं लौकिक संस्कृत का प्रयोग इस काल में किया गया। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक नामों से 2 प्रकार की संस्कृत भाषाओं का उल्लेख पाया जाता है। 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, मूल रूप से इसमें वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृत भी कहा गया। संस्कृत का प्राचीनतम रूप है यह, और यह ऋग्वेद में हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई, हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही लौकिक संस्कृत भी थी। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक संस्कृत का समय था। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य,
में भी हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहा गया। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष्य, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं इसी में है। वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद की संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफ़ी भिन्न है, जिसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए। हिंदी का प्राचीनतम रूप संस्कृति है। संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां यथा पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशी और पूर्वी विकसित हो गई। तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल था, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। अब हम गौर करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। चार्ट में आप देख रहे हैं, इसके सबसे पहले पाली था, पाली भाषा थी, और फिर इसके बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश। इसके विवरण पर हम गौर फरमाएं। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। वैदिक और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी, उसने अनुकूल समय पाकर के सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। प्राकृत के वररुचि आदि व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्रकृति संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की उत्पत्ति की है। मध्यकाल में भी यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुई, जैसा कि चार्ट में वर्णित है। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते या कहें कि सरल होते होते 500 ईस्वी पूर्व से के बाद काफ़ी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। इस काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। अब चार्ट पे गौर करें। पाली से प्राकृत का विकास हुआ। इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी था। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई और इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिसमें शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृतों के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए। शौरसेनी, सूरसेन मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा, पैसाची सिंध की भाषा, महाराष्ट्री विदर्भ महाराष्ट्र की भाषा, मागधी मगध की भाषा, अर्धमागधी कौशल प्रदेश की भाषा, जो कि जैन साहित्य में भी प्रयुक्त हुई। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय था। अपभ्रंश प्राकृत से विकसित हुई। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृत का विकास रुक गया।
परंतु कथित प्राकृत विकसित अर्थात परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया है। इन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश शब्द का अर्थ बिगड़ी हुई भाषा था। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ। विभिन्न प्राकृतों से ही इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के 7 भेद स्वीकार किए और जैसा कि चार्ट में उल्लेखित है, जिनसे कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। 1000 ईस्वी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल प्रारंभ होता है और अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ और मुख्य रूप से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियां विकसित हुईं। कालांतर में खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिष्ठित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित मानक हिंदी भाषा के रूप में सामने उभर करके आई है। धन्यवाद।